हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस टेंशन चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ ली थी। हम लोगों ने थोड़ी सी सरफेस एनर्जी के बारे में बात की थी। हमने कहा था सरफेस टेंशन किसी लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। हमने कहा था कि सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो एक इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ substance surface area of a sphere is minimum। अब हम यहाँ पर आज शुरू करेंगे सरफेस एनर्जी क्या है एंड फिर सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन को आपस में रिलेट करेंगे, मैथमेटिकली रिलेशन ड्राइव करेंगे। सरफेस एनर्जी, द एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। देखो बच्चों, दोनों प्रॉपर्टीज सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी दोनों किसी लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो सरफेस जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में है, इसके पास जो एनर्जी है दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी। अब इस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो बच्चों, मैंने अभी बोला कि इस सरफेस के पास कुछ एनर्जी होगी, तो इस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करना है? हम कुछ वर्क डन करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट सिस्टम। ठीक है, हम कौन से सिस्टम के अगेंस्ट? इस लिक्विड की सरफेस फिल्म के अगेंस्ट कुछ वर्क करेंगे। हमें पता है कि सिस्टम की जो टेंडेंसी है, यहाँ पर सिस्टम का मतलब होगा लिक्विड या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, उसकी टेंडेंसी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। तो हम इसके अगेंस्ट काम करेंगे। हम सिस्टम का या फ्री सरफेस का या लिक्विड का कह लो सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम जो काम करेंगे इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, वो कहाँ जाएगा? दैट विल स्टोर इन सिस्टम एज इट्स सरफेस एनर्जी। मीन्स हम लोग क्या करेंगे? हम किसी लिक्विड सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। उसे बढ़ाने में जो हमें काम करना पड़ेगा दैट विल स्टोर इन द सिस्टम एज सिस्टम एनर्जी। क्लियर? या आप कह सकते हो सरफेस एनर्जी। मैथमेटिकली सरफेस एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। नोट करो बच्चों, जो हमें वर्क डन करना है दैट शुड बी डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। मेरे पास ये पतली सी सरफेस फिल्म है, सरफेस टेंशन की वजह से ये एक इनवर्ड फोर्स महसूस कर रही है। मुझे इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन करना है और जो काम किया जाएगा दैट विल स्टोर इन द सिस्टम एज इट्स सरफेस एनर्जी। एक बार हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट आया कहाँ से था? हमने कहा था, मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये टॉप मोस्ट लेयर है जिसे कि हम लोग सरफेस फिल्म कहते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। सो दिस इज द सिचुएशन। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वेल इनसाइड है। जो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ होगा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई मॉलिक्यूल इस सरफेस फिल्म के अंदर है तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्सेस ज़्यादा मिलेंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ज़्यादा खींचेंगे क्योंकि गिनती ज़्यादा है, बट अपवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स की गिनती कम होने की वजह से नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन के मुकाबले में कम हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर है, टॉप मोस्ट लेयर में है, तो उस केस में तो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स होगी, अपवर्ड फोर्स होगी ही नहीं, कोई मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट नहीं है। द पॉइंट वी डिस्कस्ड वाज कि जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म के ऊपर प्रेजेंट हैं वो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस
करेंगे। अब अगर हम किसी मॉलिक्यूल को वेल इनसाइड से अंदर की तरफ से उठा के बाहर लाना चाहते हैं, कोई मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस के बल्क में प्रेजेंट है, उसको उठा के ऊपर ला रहे हैं, वी आर मूविंग इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हम इसे सरफेस फिल्म तक लाना चाहते हैं, तो उसे लाने के लिए हमें सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। देखो बच्चों, सरफेस टेंशन सभी मॉलिक्यूल्स को नीचे धक्का मार रही थी, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से सभी मॉलिक्यूल्स अंदर को आना चाहते थे, बट हम सरफेस टेंशन की इच्छा के खिलाफ, सरफेस टेंशन की फोर्स के खिलाफ इस मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली वी हैव टू डू वर्क। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर बढ़ जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया आगे से बढ़ जाएगा। बट सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा। तो जो हमने वर्क किया इन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड फिल्म और इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, दैट वर्क डन विल स्टोर इन द system as its surface energy. Is that clear? That work done will store in the system as its surface energy. अब मेरे पास यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, अगली स्लाइड में मैं इसे दोबारा से बनाऊंगा, बट दिस इज 3 डायमेंशन डायग्राम, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रेम लेते हैं, एक वायर फ्रेम लेते हैं यू शेप का, ठीक है, और यहाँ पर एक स्लाइडर डाल देते हैं। स्लाइडर का मतलब होगा एक वायर जो कि इस यू शेप के फ्रेम में स्लाइड कर सकती है। यू कैन सी दिस सेक्शन, ये मेरे पास स्लाइडर है, ये एक यू शेप की वायर है, ठीक है। बस आपको यही 3 डायमेंशन में समझना है। इसके 2 सरफेस होंगे, एक इस तरफ से, एक पीछे की तरफ से। दोनों ही सरफेस यहाँ पर एयर के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, इस फ्रेम में यहाँ पर सोप सॉल्यूशन भर दूंगा, ठीक है, जिससे सोप सॉल्यूशन की ये साइड और दूसरी साइड दोनों ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि इसके 2 फ्री सरफेस हैं। वो सरफेस जो एयर के साथ कांटेक्ट में होता है उसी को हम फ्री सरफेस कहते हैं। जो फिल्म बन जाती है, जैसे इस केस में बनेगी, उसे मैं सरफेस ऑफ फिल्म कहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 2 फ्रेम बनेंगे, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ से सरफेस टेंशन लगेगी। क्लियर? इसको हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों एज्यूम कर लीजिए मेरे पास एक वायर फ्रेम है। इस वायर फ्रेम में यू शेप का वायर फ्रेम है, इसमें मैंने एक स्लाइडर लगा रखा है। स्लाइडर का मतलब क्या है कि इसमें जो एक वायर है राइट साइड में, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बिना किसी फ्रिक्शन के इस वायर फ्रेम में स्लाइड कर सकती है। बट बाकी का जो फ्रेम है वो एकदम सॉलिड है, ना इसकी शेप चेंज होगी, ना इसका साइज चेंज होगा। यू शेप्ड वायर फ्रेम, क्या आपको क्लियर है? दिस इज स्लाइडर विद a slider without any friction। अब मैंने क्या किया, इस स्लाइडर के साथ यहाँ पर 2 धागे बांध लिए और इस धागों को पकड़ने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ डिस्टेंस फिक्स रख के इस पूरे के पूरे फ्रेम को लिक्विड सॉल्यूशन जैसे सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबो देता हूँ। आई इमर्स दिस फ्रेम इनटू सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पतली सी सोप की फिल्म बन जाएगी, अ थिन फिल्म विल फॉर्म विद इन दिस फ्रेम। अब अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ के रखा हुआ है देन इट्स ओके, बट अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपने हाथ को हटा लेता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सरफेस टेंशन विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। जैसे मैं अपने हाथ को उठाऊंगा वैसे ही ये वायर, ये स्लाइडर स्लाइड कर जाएगा और तुरंत यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ये सरफेस फिल्म या ये लिक्विड जो कि सोप सॉल्यूशन है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। देखो दूसरी तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, लेफ्ट साइड की सरफेस टेंशन की वजह से ये स्लाइडर स्लाइड करके बिल्कुल दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा ताकि सरफेस फिल्म का एरिया मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम किया जा सके, जो कि किसी भी सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी होती है। क्लियर?
अब यहाँ पे हम गेम में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। मैं एक बार सब कुछ इरेज करके दोबारा से डिस्कस करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर वायर फ्रेम है, ठीक है, और इसके अंदर एक स्लाइडर लगा हुआ है। ये स्लाइडर स्लाइड कर सकता है। स्लाइडर को आगे पीछे मूव करने से रोकने के लिए हमने थ्रेड बांध रखा है ताकि हम थ्रेड को पकड़ के स्लाइडर को मूव करने से रोक सकें। हमने क्या किया, इस स्लाइडर को एक सोप सॉल्यूशन में डुबोया, जिसकी वजह से डुबोने के बाद बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से एक सोप फिल्म बन गई। क्लियर। अब मैं यहाँ पर सोप फिल्म को आगे श्रिंक होने से रोकना चाहता हूँ। सो आई विल अप्लाई सम फोर्स हियर। मुझे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ये देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर सरफेस टेंशन इस तरफ एक्ट करेगी। इज दैट क्लियर? मान लीजिए ये लेंथ, स्लाइडर की जो लेंथ है वो L है। सरफेस टेंशन के लिए अगर मैं सिंबल सिग्मा लिखूं तो इस केस में कितनी फोर्स लगेगी? जैसा कि बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि यहाँ पर दो फ्री सरफेस होंगे। वी विल हैव टू फ्री सरफेसेस। इज दैट क्लियर? दो फ्री सरफेसेस होंगे, एक इस तरफ, दूसरा उल्टी तरफ। अगर मैं 3 डायमेंशन में दिखाऊं और ये स्लाइडर जो है इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर भी एक सरफेस टेंशन मिलेगी, एक सरफेस टेंशन इधर मिलेगी, सिग्मा इधर मिलेगा, सिग्मा इधर। एक्चुअली यू विल गेट 2 थिन फिल्म्स, ठीक है, ये टू बेटर वर्ड होगा, 2 फ्री सरफेसेस। तो आपको यहाँ पर 2 फ्री सरफेस मिलेंगे, इधर भी एयर है और नीचे की तरफ भी एयर है, तो सिग्मा ऊपर भी होगा और सिग्मा नीचे भी होगा। यू विल गेट दिस सिचुएशन, लेंथ इज L एंड दिस ब्रेड्थ इज B। इज दैट क्लियर? अब B की जगह X सिंबल लिखते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि इस केस में कितनी फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि मैं इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड में मूव करने से रोक सकूं। देखो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस केस में बच्चों देखो, अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास आएगा सिग्मा इनटू लेंथ। तो मैं देखना चाहता हूँ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर मैं इसे F डैश के साथ डिनोट कर लूँ तो इस फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, सिग्मा इंटू 2L। एक लेंथ ऊपर होगी, एक लेंथ नीचे होगी, तो टोटल लेंथ 2L हो जाएगी। तो F डैश की वैल्यू सिग्मा इंटू 2L हो जाएगी। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जितनी फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से इस स्लाइडर के ऊपर लग रही है, उतनी ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि स्लाइडर अपनी जगह पे टिका रहे, नेट फोर्स ऑन द स्लाइडर शुड बी 0, means force due to surface tension should be equal to force applied by me. So equating these two, I can write down F is equal to sigma into 2L. Say this is equation number 2. अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फोर्स के अगेंस्ट, सरफेस टेंशन वाली फोर्स के अगेंस्ट इस स्लाइडर को थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, स्लाइटली, बहुत ही कम आगे को मूव करते हैं। मान लीजिए हमने इसे आगे को मूव किया बाय अमाउंट dx, अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो मैंने फोर्स अप्लाई की वो F डैश के बराबर ही है। इसके बारे में मैं आगे कई बार एग्जांपल ले चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास F डैश की वैल्यू है 10 डाइन, तो जो मैंने फोर्स अप्लाई की है वो मेरे पास कितनी है, 10.00000000000000000001। इसके आगे जगह नहीं थी, नहीं तो मैं 50-60 जीरोस और लगा लेता। अगर मैं थोड़ी सी भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा तो टेक्निकली मैं ये कह सकता हूँ कि, सॉरी यहाँ पर न्यूटन नहीं डाइन होना था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्लाइडर ने राइट साइड को मूव करना शुरू कर देना है। बट मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूँ कि F डैश इज नियरली इक्वल टू F। ये लिमिटिंग केस में मैं ये भी कह सकता हूँ F डैश इज इक्वल टू F। सो फोर्स अप्लाइड बाय मी is equal to force due to surface tension, and because of this slider will move towards right side through a distance x. Clear? So let us calculate work done in doing so.
वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास बच्चों क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी एक्स। फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा इंटू 2L एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है डी एक्स। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हमने जो काम किया, अब हम देखते हैं व्हाट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ऐसा करने के चक्कर में सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, इसे मैं डेल्टा ए लिख सकता हूँ। और सरफेस एरिया का इंक्रीज कैसे लिखेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया बच्चों हमारे पास क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फाइनल लेंथ मेरे पास कितनी है, x प्लस डी एक्स, एंड यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारे पास, अब ये हो गया L, दूसरी तरफ से हो गई L, पहले क्या था x इंटू एल। बट बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास 2 फ्री सरफेस हैं तो यहाँ पर मैं 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। इस पूरे चैप्टर में बार बार एक 2 का फैक्टर आएगा जब भी 2 सरफेस फिल्म होंगी, इसलिए आपको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, 2 के फैक्टर की पूरी इज्जत करनी है। यहाँ से एक्सेल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर इंक्रीज इन एरिया कितना आ जाएगा, 2L इंटू डी एक्स। इज दैट क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये वर्क डन जो हमने किया था टू इंक्रीज सरफेस एरिया, एंड ये है हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 4 है ये, तो मेरे पास क्या आएगा, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। वर्क डन है मेरे पास सिग्मा 2L इंटू डी एक्स, एंड इंक्रीज इन एरिया बच्चों कितना है, 2L इंटू डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और मेरे पास ये क्या बचेगा, सिग्मा। ओके, एक बार डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी पे आते हैं। हम लोगों ने सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन दी थी कि जो वर्क डन हम करते हैं इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया अगेंस्ट force of surface tension that will store in system as its surface energy। तो ये जो वर्क डन जो हमने किया सरफेस एरिया को बढ़ाने में अगेंस्ट force of surface tension, this work done will also represent surface energy। so मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, वर्क डन की जगह surface energy per unit increase in surface area, this is equal to sigma। so I can write down surface energy डिवाइडेड बाय, ये बेटर वर्ड होता है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो इस तरीके से हम सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सरफेस एनर्जी को E से डिनोट कर लूँ और एरिया को A से या डेल्टा A से, डजेंट मैटर, सरफेस टेंशन को सिग्मा से, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ इफ आई से कि इंक्रीज इन एरिया 1 यूनिट है, increase in area is 1 unit, then I can say that sigma is equal to E। यानी कि surface tension is numerically equal to increase in surface area, increase in surface energy when unit surface area of liquid is increased। ठीक है, increase in surface energy, सरफेस एनर्जी की जितनी वैल्यू बढ़ेगी जब हम एरिया को 1 यूनिट से बढ़ाएंगे, तो उस समय सरफेस एनर्जी एंड सिग्मा दोनों आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेंशन एंड हुक्स लॉ। बच्चों हम लोगों ने स्प्रिंग के केस में हुक्स लॉ पढ़ रखा है। याद करो, स्प्रिंग के केस में हम ये कहते थे कि मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, मैं बाहर से फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, स्मॉल f से डिनोट कर रहा हूँ, दिस रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने की वजह से इस स्प्रिंग की लेंथ में कुछ इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए ये इंक्रीमेंट x है, जब ऐसा होगा तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी।
दिस F इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स एंड इस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमारे पास x के प्रोपोर्शनल होगी। हमने कहा था F इज प्रोपोर्शनल टू x। हमने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी इंट्रोड्यूस किया था। हमने कहा था कि माइनस साइन शो करता है कि F एंड x विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट वी डिड। अब यहाँ पर इस F को आप रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हो या रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, हमने जो एक्शन किया उसके बदले में जो रिएक्शन डेवलप हुआ, रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हो, जो टर्म यहाँ पर हमने लिखी हुई है। अब अगर मैं ये कहूँ कि x 0 है, हमने इस स्प्रिंग को खींचा ही नहीं, तो नेचुरली इस स्प्रिंग के अंदर कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शनल फोर्स पैदा नहीं होगी, यानी कि स्प्रिंग विल बी नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ टेंशन। किसी प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स या खिंचाव महसूस नहीं करेगा। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं कह सकता हूँ f की वैल्यू भी 0 होगी। बट इससे बिल्कुल उलट लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स में हमेशा सरफेस टेंशन के अंडर रहता है एंड इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई की है, आपने लिक्विड के सरफेस को चेंज किया है, आपने लिक्विड के सरफेस का साइज, उसका एरिया बढ़ाने की कोशिश की है या नहीं की। इट डजेंट मैटर। जो भी लिक्विड सरफेस रहेगा बेशक उसमें किसी प्रकार की कोई एक्स नहीं होगी, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बट स्टिल इट विल बी ऑलवेज अंडर टेंशन। क्लियर? स्प्रिंग तब टेंशन में आता है जब कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं, बट लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज अंडर टेंशन एंड दिस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन dimensions of the liquid. नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, a U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10 raised to power minus 2 Newton, which includes a small weight of the slider. The length of the slider is 30 centimeter. What is the surface tension of the film? बच्चों बेसिकली ये वो मेथड है जो कि एक्चुअल में सरफेस टेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने एक यू शेप की वायर ली जिसके अंदर ये एक स्लाइडर है। इस स्लाइडर के साथ हमने यहाँ पर एक वेट हैंग कर दिया है W। एक्चुअली जो वेट हमें दिया हुआ है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेट ऑफ स्लाइडर एंड दिस वेट हैंग्ड हियर। यहाँ पर हमारे पास सरफेस फिल्म है। अब सरफेस फिल्म की में जो टेंशन है वो इस स्लाइडर को ऊपर को खींच रही है, जबकि वेट इस स्लाइडर को नीचे को खींच रहा है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई। अब अगर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी तो स्लाइडर आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगा। सो मैं कह सकता हूँ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी बैलेंस्ड बाय वेट। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितनी आएगी? सिग्मा इंटू 2L। दो फ्री सरफेस होगी तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू W। सिग्मा मुझे नहीं पता, वो मेरा अननोन है, तो मैं लिखूँगा W बाय 2L। वेट जो मुझे यहाँ पर हैंग करना पड़ा विच आल्सो इंक्लूड्स वेट ऑफ द स्लाइडर डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ। मुझे लेंथ 0.3 गिवन है, ये मेरे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 raised to power minus 2 न्यूटन पर मीटर। हमने सब कुछ SI में लिखा है तो हमारे फाइनल यूनिट्स भी SI में ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन figure shows a thin liquid film supporting a weight of 4.5 into 10 raised to power minus 2 न्यूटन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, what is the weight supported by a film of the same liquid at the same temperature in figure B and C? Explain your answer physically। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक थिन फिल्म है और इस थिन फिल्म को और इस वेट को इस तरह से आपस में जोड़ा गया है ताकि वेट W एंड सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाली फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर सके।
तो यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनी हैं। तीनों डायग्राम्स में हमसे पूछा गया है कि शो अ थिन, कहा था व्हाट इज अ वेट सपोर्टेड बाय द, ओके, पहले केस में हमें दिया हुआ है और बाकी केसेस में हमसे पूछा गया है। देखो बच्चों, जो कंसेप्ट है वो बड़ा क्लियर है कि जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा इंटू लेंथ। इस केस में 2 फ्री सरफेस बनेंगे तो सिग्मा इंटू 2L। इन तीनों डायग्राम्स में जो लेंथ है वो सेम है, तीनों में ही लेंथ 40 सेंटीमीटर है। ये मैटर नहीं करता कि ये पीछे वाले डायमेंशंस क्या हैं, ये मैटर नहीं करता ये पीछे शेप क्या है, दिस डजेंट मैटर। ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर इज लेंथ। ठीक है, वो लेंथ जो कि श्रिंक करेगी, वो लेंथ यहाँ पर सरफेस टेंशन इस सरफेस फिल्म को खींच रही है वापस अपनी ओरिजिनल, बेटर कहूँगा कि इसको मिनिमाइज करने की, इसके सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश कर रही है। देखो बच्चों, कंसेप्ट को समझो। अगर मेरे पास ये वायर फ्रेम है जिसमें ये स्लाइडर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी सरफेस टेंशन लगेगी, बट क्योंकि वायर फ्रेम रिजिड है, ये मूव नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ स्लाइडर ही मूव कर सकता है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से सरफेस टेंशन जीत नहीं पाएगी। यहाँ पर सरफेस एरिया मिनिमम ही, मतलब सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, वो मिनिमम नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइडर में थी, बट स्लाइडर को भी हमने रोक रखा है बाय यूजिंग सम वेट ऑन द अदर साइड ऑफ स्लाइडर या अदर साइड ऑफ द सरफेस फिल्म। ठीक है, इस तरफ टेंशन है तो इससे अपोजिट हम लोगों ने यहाँ पर स्लाइडर की दूसरी साइड में वेट हैंग कर रखा है और इसे आगे मूव करने से रोक रखा है। अब ये जो वेट है वो सरफेस टेंशन की फोर्स के साथ लिंक है और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही। सो वी कैन से दैट F शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L। और इस केस में क्योंकि तीनों डायग्राम्स में A B C तीनों में लेंथ की वैल्यू सेम है तो फोर्स की वैल्यू भी सेम होगी, इसलिए हमें तीनों केस में सेम वेट ही सपोर्ट करना पड़ेगा। That is, in figure B and in figure C we have to support the same weight 4.5 into 10 raised to power minus 2 Newton। मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कैसे मेजर किया जाता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, फ्लैट ग्लास प्लेट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हैंग की जाती है किसी बीम बैलेंस में। ये बीम बैलेंस की एक साइड या एक आर्म बनाती है। ये मेरे पास बीम है जिसे हम बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं। तो इस बैलेंस की दूसरी आर्म हमारे पास नॉर्मल रहेगी और यहाँ पर हम वेट डाल के इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज ग्लास प्लेट एंड दूसरी तरफ मेरे पास वेट है, हमने इन दोनों को बैलेंस कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस ग्लास प्लेट को एक कंटेनर में लिक्विड डाला जिस लिक्विड के लिए मुझे सरफेस टेंशन मेजर करनी है। सो दिस इज द सिचुएशन, क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने इस कंटेनर को ऊपर को मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे हम इसे ऊपर को मूव करना शुरू करेंगे तो एक कंडीशन पे, एक पोजीशन पे आके क्या होगा कि ये जो ग्लास प्लेट है थोड़ी सी अंदर चली जाएगी, जस्ट स्लाइटली अंदर चली जाएगी या यूँ कह लो टच करना शुरू कर देगी। जैसे ही ये इसको टच करेगी तो ये प्लेट, जो ग्लास प्लेट है, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगी और इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इनसाइड। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो बीम है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, सरफेस टेंशन इसको अंदर को खींच लेगी जिसकी वजह से ये कुछ टेढ़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ वेट को बढ़ाएंगे। वेट को बढ़ाने से हम फिर से बीम बैलेंस को सीधा कर लेंगे, यानी कि इस समय हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। क्लियर, जितना हमें एडिशनल वेट यहाँ पर डालना पड़ेगा दैट विल रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये हमारे पास आएगी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ। लेंथ अब कैसे देखोगे बेटा, आपके पास ये एक
ग्लास प्लेट होगी जिसके डायमेंशंस कुछ इस प्रकार से होंगे। दिस इज ग्लास प्लेट, तो ये है हमारे पास इसके डायमेंशंस लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो अब मुझे यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अपनी कैलकुलेशन में लेनी पड़ेंगी। ये L हो गई और ये मेरे पास इधर हो गई B। क्लियर? तो 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ है, तो टोटल लेंथ 2L + 2B हो जाएगी। L and B can be calculated and from here we can calculate value of sigma यानी कि value of surface tension। F की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? जो वेट्स हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे वो, एंड बाकी L and B कैन बी मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर। क्लियर? एक बार पढ़ के देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोसीजर लिखा हुआ है। अ फ्लैट वर्टिकल ग्लास प्लेट बिलो विच अ वेसल ऑफ सम लिक्विड इज केप्ट फॉर्म्स वन आर्म ऑफ द बैलेंस। परफेक्ट है। द प्लेट इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑन द अदर साइड, ठीक है, विद इट्स हॉरिजॉन्टल एज जस्ट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। एक्चुअली ये सरफेस ऑफ वाटर की जगह हम यहाँ पर इन जनरल टर्म लिख सकते हैं लिक्विड, क्योंकि हम किसी भी लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। द वेसल इज रेज्ड स्लाइटली, वेसल को थोड़ा ऊपर उठाया गया, टिल तब तक उठाया गया जब तक कि लिक्विड जस्ट टचेज द ग्लास प्लेट। जैसे ही लिक्विड ने ग्लास प्लेट को टच किया, इट पुल्स डाउन, ये नीचे को खींचना चलना शुरू हो गया। अब जब ये नीचे को खींचना शुरू हो गया तो बीम बैलेंस टेढ़ा हो जाएगा। बीम बैलेंस टेढ़ा हो जाएगा तो हमें दूसरी तरफ वेट डालना पड़ेगा। जितना वेट हमें डालना पड़ेगा उसको मेजर करके हम फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप। बहुत सारे ड्रॉप्स कंबाइन करके अगर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो उस बड़े ड्रॉप को बनाने के दौरान या बनने के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास n स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, सभी आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स हैं और मान लीजिए सभी का रेडियस r है। तो ये छोटे n ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस r जब ये कंबाइन करते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं ऑफ रेडियस कैपिटल R। हमें देखना है इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो मुझे पहले स्मॉल r एंड कैपिटल R के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स बराबर होंगे। इनिशियल वॉल्यूम सभी छोटे ड्रॉपलेट्स का, तो एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होगा, क्योंकि n ड्रॉपलेट्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम मेरे पास हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R³। ये r मुझे नहीं पता, मुझे इसे ढूंढना है। 4/3 पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू r³ इज इक्वल टू कैपिटल R³। यहाँ से मेरे पास कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी n⁻⁴ इंटू r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी थी और फाइनल कितनी है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इट इज इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। तो हमने पढ़ा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, ठीक है, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन। एक ड्रॉप का सरफेस एरिया होगा 4πr², क्योंकि n ड्रॉप्स हैं तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब ये सभी ड्रॉपलेट्स कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बन गए हैं तो नया एरिया A' लिखूंगा। सिग्मा वैसे का वैसा, लिक्विड तो वही है। सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, या एटलीस्ट हम अगर कोई चेंज आ भी रहा है तो उसको कंसिडर नहीं कर दे। तो ये बन जाएगा 4π इंटू कैपिटल R²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब इस केस में मुझे उम्मीद है कि एनर्जी कम होगी, तो इसलिए इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैं लिख के चलूँगा U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू रिलीज इन एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, देखो बच्चों, सीधी सी बात है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम हुआ है तो सरफेस एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और फाइनल कम। यहाँ पर मैं सिग्मा इंटू 4π को कॉमन रख लूँगा और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा nr² माइनस कैपिटल R²। क्लियर? आप लोग इस रिजल्ट को याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब एक्चुअली
जब हम बुक्स रेफर करते हैं तो उसमें किसी क्वेश्चन में स्मॉल आर और किसी में कैपिटल आर की वैल्यू पुट की होती है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि बड़ा ड्रॉप बना रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे कैपिटल आर नहीं पता, तो मैं कैपिटल आर को एलिमिनेट करूँगा। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल आर को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से कैपिटल आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यही हो जाएगा। यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास इस केस में आर स्क्वेयर तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ये n माइनस n रेज़ टू पावर 2/3 बन जाएगा। दिस इज रिलीज ऑफ एनर्जी। इस अमाउंट की एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। अब ये एनर्जी इस ड्रॉप का टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है, इस ड्रॉप को काइनेटिक एनर्जी भी दे सकती है। वो आपके न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, हम बात करें इफ़ दिस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ बिग ड्रॉप, तब इसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा। देखो बच्चों, अभी अभी हमने जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वैल्यू लिखी, वो क्या थी? सिग्मा इंटू 4 इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू n माइनस n रेज़ टू पावर 2/3। अब इस ड्रॉप का जो बड़ा ड्रॉप है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा। मान लीजिए इसकी स्पेसिफिक हीट S है। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट। क्या आप लोगों ने पढ़ी है? शायद केमिस्ट्री में कहीं कवर कर ली हो। फिजिक्स में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट स्पेसिफिक हीट। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम स्पेसिफिक हीट को पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर किसी बॉडी का बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए होगी, अगर उस बॉडी का मास भी 1 यूनिट है, देन दैट हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय थीटा। आप इसको ऐसे कह लो, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए होगी, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इज इट ओके? या 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगी, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सो यहाँ से अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो हीट का फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा ms थीटा। यहाँ पर थीटा हमारे पास राइज इन टेम्परेचर है। थीटा स्टैंड्स फॉर राइज इन टेम्परेचर। इज दैट ओके? तो अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। जो हीट यहाँ पर रिलीज हुई वो टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज़ अप हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ इसे ms थीटा। दिस इज इक्वल सिग्मा इंटू 4 स्क्वेयर इंटू n माइनस n रेज़ टू पावर 2/3। इज दैट ओके? मास का फॉर्मूला मेरे पास बच्चों होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम तो बड़े ड्रॉप का लिख रहे हैं, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर आएगा। डेंसिटी रो हो गई इंटू s इंटू थीटा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 स्क्वेयर इंटू n माइनस n रेज़ टू पावर 2/3। यहाँ पर अब 4 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर थीटा जो कि राइज इन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या बचेगी? सिग्मा आर स्क्वेयर इंटू 3 अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू रो मल्टीप्लाई बाय s इंटू n माइनस n रेज़ टू पावर 2/3। हालांकि इस क्वेश्चन को या कैलकुलेशन को यहीं पे छोड़ा जा सकता है, बट इस रिलेशन में स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दोनों आ रहे हैं, तो आप किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो। कैपिटल आर को एलिमिनेट कर देते हैं। हमने कैपिटल आर की वैल्यू लिखी थी n रेज़ टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। जब आर क्यूब लिखूंगा तो ये बन जाएगा n इंटू आर रेज़ टू पावर 3। सो इस केस में मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू आर स्क्वेयर अपॉन ये n इंटू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट इंटू n माइनस n रेज़ टू पावर 2/3।
इज इट ओके? यहाँ पर एक आर बचेगी, कैलकुलेशन के बाद ये कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर एक आर बचेगी। और यहाँ पर जो n है, अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन अपॉन आर रो एस इंटू 1 माइनस n रेज़ टू पावर -1/3। सो दिस शुड बी आर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर मुझे लगता है मैंने ये 3 मिस कर दिया है ना, सो आई शुड कीप दिस 3 हियर। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बनेगा, 3 सिग्मा बनेगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार न्यूमेरिकल्स में एक जे फैक्टर लिखा होगा। जे बेसिकली क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, हम इसे अगले चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक यूनिट्स को कन्वर्ट करने वाला फैक्टर है। आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने 9th में हीट को कैलोरीज में भी मेज़र किया होगा, ठीक है? तो जॉल्स और कैलोरीज को आपस में लिंक करने के लिए हम एक फैक्टर लाते हैं जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जैसे हम लिखते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। तो ये जो 4.18 है ना, इसी को हम जे के साथ डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो हमारे न्यूमेरिकल्स में कई बार यहाँ पर जे का फैक्टर भी लिखा होगा, आपको उसको वैसे का वैसा लिख देना है, उसके साथ कोई लफड़ा नहीं करना। डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन जब एक्चुअल चैप्टर में आएगी, यानी कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, वहाँ पर ही कर लेंगे। ओके, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस बार हम ये कहेंगे इफ दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बिग ड्रॉप विदाउट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, तब उस बड़े ड्रॉप की स्पीड कितनी होगी। मैं पूरी डेरिवेशन को शुरू से करूंगा और इस बार स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दोनों को ही रख लूंगा। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स की वैल्यू को n को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोगों ने ये रिलेशन ड्राइव किया था, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे। इनिशियल वॉल्यूम हमने लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल n इज इक्वल टू, हमने लिखा था 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से हम लिख सकते हैं एन आर क्यूब इज इक्वल टू आर रेज़ टू पावर 3। चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो मैंने वॉल्यूम्स इक्वेट किए। अब हमने कहा था जब छोटे ड्रॉपलेट्स कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो सरफेस एरिया कम होगा। इनिशियल सरफेस एरिया हमने कितना लिखा था? इनिशियल सरफेस एरिया हमने लिखा था n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल एरिया n को मुझे एलिमिनेट करना है, ध्यान में रखना। एक बार ऐसा सच रखूँगा, बाद में मैं इसको एलिमिनेट करूँगा। अगर मैं इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी आ जाएगी और फाइनल एरिया मेरे पास कितना आएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी मुझे लिखनी होगी तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि जो रिलीज इन एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, और ये जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हाफ mv² इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल सरफेस एनर्जी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 पाई सिग्मा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर? यहाँ पर मास का फॉर्मूला मेरे पास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बड़े ड्रॉप के लिए वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा इंटू n इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर की वैल्यू 6 सिग्मा अपॉन रो इंटू आर क्यूब हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 3 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं आर क्यूब को भी
इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा और साथ के साथ स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये बनेगा 6 सिग्मा अपॉन रो इंटू एन आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर क्यूब। आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 6 सिग्मा बाय रो इंटू ये बन जाएगा n आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। यहाँ पर आप n की वैल्यू यहाँ से देख के पुट कर देना, यू विल गेट दिस वैल्यू। पूरा सॉल्व करने के बाद ये 1 बाय स्मॉल r आ जाएगी माइनस 1 बाय कैपिटल R, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्पीड with which this large drop will start moving when energy released is converted into kinetic energy. Numerical based upon surface tension. हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है? अ वायर रिंग ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। हमारे पास एक वायर रिंग गिवन है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, और फिर इसको ऊपर को उठाया जा रहा है एंड इट इज़ देन रेज्ड। अब इसको उठाने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है एंड दैट फोर्स दैट रिक्वायर्ड पुल इज़ 3.03 ग्राम। जो फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ रही है 3.03 ग्राम फोर्स है। बेशक ग्राम मेंशन है बट इट इज़ ग्राम फोर्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 980 से तो ये टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड सरफेस में से इस वायर फ्रेम को उठाने के लिए इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। अगर फोर्स इससे एक्सीड करती है तो ये लिक्विड फिल्म टूट जाती है और ये वायर फ्रेम ऊपर को उठ जाता है। क्लियर? तो इस केस में हो क्या रहा है? बेसिकली जो लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन इसे नीचे को खींच रही है। ठीक है, सरफेस टेंशन किस तरफ लग रही होगी? जैसे जैसे हम इसको ऊपर उठाएंगे वैसे वैसे सरफेस टेंशन नीचे को लगेगी। टूटने के टाइम पे सरफेस टेंशन बिल्कुल नीचे को लग रही होगी। तो सरफेस टेंशन अंदर और बाहर दोनों तरफ लगेगी एंड पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस के अलोंग एक्ट करेगी। इट विल बी एक्टिंग अलोंग द होल सर्कमफ्रेंस एज यू कैन सी इन डायग्राम। दिस इज द सिचुएशन। क्लियर? तो यानी कि जिस लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन लग रही है वो 2 टाइम्स सर्कमफ्रेंस है, 2 टाइम्स 2 पाई आर। अगर इसको मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आ जाएगी एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। So I can write down 3.03 into 980 is equal to sigma into 4 pi 3.14 multiplied by r। रेडियस मुझे 3 सेंटीमीटर गिवन है। देखो बच्चों ये सब कुछ मैंने CGS में रखा है तो फाइनल आंसर भी CGS में आ जाएगा। 3.03 मल्टीप्लाई बाय 980 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 12। यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई। एक्चुअली मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 चाहिए था एंड ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट दिस वैल्यू 78.89 per centimeter and this is our required answer. Next question. A glass plate of length 10 centimeter, breadth 0.4 centimeter and thickness 4 centimeter weighs 20 gram in air. Weight in air is 20 gram. It is held vertically with long side horizontal and half of the plate immersed in water. तो इस प्लेट को कुछ इस तरीके से होल्ड किया गया है सच दैट लॉन्ग साइड इज हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज द सिचुएशन और इसे लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया है। आधा लिक्विड के अंदर है और आधी ये लिक्विड के बाहर है। सो दिस इज द सिचुएशन। यहाँ पर उसने कहा है हेल्ड वर्टिकली। तो अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना के देखूं कि लेंथ ये तो बड़ी हो गई और इस तरीके से बना के देखूं तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ के क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से किस तरीके से प्लेट को हेल्ड किया गया है।
क्योंकि सिचुएशन तो ये भी पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ तक लिक्विड हो एंड आधी अंदर है और आधी बाहर है। एक्चुअली इस केस में ये वर्टिकली हेल्ड करने वाली जो कंडीशन है ज़्यादा बढ़िया से अपील हो रही है। उसने लिखा था इट इज़ हेल्ड वर्टिकली, सो आई विल गो फॉर दिस। ओके, अब ये लेंथ मेरे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और जो ये हाइट होगी मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर होगी, और जो थिकनेस है यहाँ पर जिसको कि इसने ब्रेड्थ लिखा हुआ है ये मेरे पास 0.4 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इस ग्लास प्लेट के ऊपर इस तरह से लिक्विड इसको घेर के बैठा होगा, यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ कि कितनी लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रही है, तो हॉरिजॉन्टल में इस तरफ 10 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ 0.4 सेंटीमीटर है, इतना ही बाकी दो साइड्स पे होगा। तो जो लेंथ मुझे कैलकुलेशन में लेनी होगी 10 + 10 + 0.4 + 0.4 हो जाएगी। इस 4 सेंटीमीटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है एज फार एज कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज कंसर्न्ड। तो इस केस में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन मेरे पास कितनी आएगी, सिग्मा इंटू 2 टाइम्स L + B। तो F इज इक्वल टू, सब कुछ सीजीएस में दे रखा है तो सीजीएस में ही रख लेंगे। सिग्मा मुझे यहाँ पर वाटर के लिए 70 गिवन है, लेंथ 10 है और ब्रेड्थ 0.4 है, 10.4 हो गया, यानी कि 140 मल्टीप्लाई बाई 10.4 डाइन ये वैल्यू आ गई। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में मुझे वेट कितना गिवन है, वेट इन एयर 20 ग्राम गिवन है, इसे मैं 980 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और फोर्स लग रही होगी, वो होगी अपथ्रस्ट, क्योंकि अब ये प्लेट आधी लिक्विड के अंदर है, वाटर के अंदर है, आधी बाहर है। क्वेश्चन में ये लिखा है हाफ ऑफ द प्लेट इज इमर्स्ड, तो आधी अंदर आधी बाहर, तो इसने कुछ वाटर को डिस्प्लेस किया है। अगर वाटर को डिस्प्लेस किया है तो इट विल एक्सपीरियंस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था, V/ρg। वे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम कितना आएगा, दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर विड्थ 0.4 है और जो हाइट है आधी हो जाएगी 2। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि वाटर विच इज़ 1 g विल बी टेकन 980, सब कुछ CGS में ले गए हैं। ये 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 8 हो जाएगा, 8 × 980 डाइन ये बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो भैया, ये ग्लास प्लेट लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड इसे अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि सरफेस टेंशन इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो सिर्फ अपथ्रस्ट है वो ऊपर को लगेगी, वो बाकी दोनों फोर्सेस वेट एंड जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो अब इन तीनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में नेट फोर्स मेरे पास आएगी एंड दैट विल रिप्रेजेंट एपरेंट वेट, वो वेट जो हमें महसूस होगा। तो एपरेंट वेट इन दिस केस विल बी गिवन बाय mg + f माइनस अपथ्रस्ट। तो यहाँ पर मेरे पास mg की वैल्यू ये रही, वेट की वैल्यू 20 × 980 प्लस f की वैल्यू ये रही 140 × 10.4 माइनस अपथ्रस्ट विच इज 8 × 980। वी कैन सॉल्व दिस एंड गेट 13216 डाइन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप चाहो तो इसको वापस ग्राम फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पहले ग्राम फोर्स में गिवन थी, तो हम इसे वापस ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए 980 से डिवाइड कर सकते हैं। यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज अप्रॉक्सीमेटली 13.48 ग्राम फोर्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्करी ड्रॉप, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, अ मर्करी ड्रॉप
of radius 1 centimeter is spread into 10⁶ droplets of equal size. तो एक ड्रॉप जिसका इनिशियल रेडियस 1 सेंटीमीटर था उसे तोड़ के 10⁶ छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। हम लोगों ने अभी ड्राइव किया था कैपिटल R इज इक्वल टू n⁻⁴ इंटू स्मॉल r यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, बट कंसेप्चुअली ये क्लियर है कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वन बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ से मेरे पास अगर r को 1 सेंटीमीटर पुट करता हूँ, n की वैल्यू को 1 मिलियन पुट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से r की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस दौरान सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन एनर्जी। दिस विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी एंड ड्रॉपलेट्स की फाइनल एनर्जी। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, एक ड्रॉपलेट की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 4πr² इंटू सिग्मा। ये हो गई सरफेस एनर्जी मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4π इंटू कैपिटल R² मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। यहाँ से हमारे पास 4π सिग्मा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में nr² माइनस कैपिटल R² बचेगा। 4π सिग्मा अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, या तो मैं सब कुछ SI में या सब कुछ CGS में कन्वर्ट कर लूँ। चलो SI में ही रख लेते हैं, इसको लिखते हैं 35 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय n 10⁶ है स्मॉल r हमने कैलकुलेट किया 0.01 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में लिखना हो तो 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल R 1 सेंटीमीटर था, ये 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसका भी यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो ये 140π इंटू 10⁻³ इंटू ये हो गया 10⁻⁶ माइनस 8 यानी कि -2 माइनस 10⁻⁴। ये मेरे पास आ गया 0.14π इंटू 0.01 माइनस 0.0001। क्लियर, ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट 0.00435 चाओ। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको CGS में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू लगेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ सोप बबल इज ब्लोन टू डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो बचपन में हम खेलते थे वो एक टॉय है जिसमें हमारे पास एक पाइप है जिसको हम सोप सॉल्यूशन में डुबोते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, इधर से हम एयर ब्लो करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास एक सोप बबल बन जाता है। ठीक है ना, यही होता है ना कि आप एक छोटी सी पाइप को किसी सोप सॉल्यूशन में इमर्स करने के बाद, एक एंड को इमर्स करने के बाद बाहर निकालते हो और दूसरी तरफ से आप उसे ब्लो करते हो एंड यू गेट अ सोप बबल। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वी गेट ए सोप बबल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इफ दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन 36960 अर्ग ऑफ अमाउंट इज वर्क डन इन ब्लोइंग इट फर्दर, फाइंड द न्यू रेडियस। इतना करने के बाद हमने और इसको ब्लो किया, नया डायमीटर आ गया, नया रेडियस आ गया। हमें इस नए डायमीटर या रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट इज़ गिवन दैट सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 40 डाइन पर सेंटीमीटर। सो उम्मीद है कि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो हमारे पास इनिशियल रेडियस अगर R है तो हमें इसको और बड़ा करना है, तो बताना है कि नया रेडियस R डैश कितना होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट जो समझेंगे, सोप बबल अंदर से खाली होता है, तो इसके दो सरफेस होते हैं, एक अंदर से एक बाहर से। ठीक है, तो जिसका मतलब ये होगा कि जो इंक्रीज इन एरिया आपको डबल लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों ने यू शेप वाई फ्रेम में आज के लेक्चर के पहले आर्टिकल में किया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
वर्क डन हमारे पास है। अब हमें इंक्रीज इन सरफेस एरिया देखना है। 4 पाई इंटू फाइनल रेडियस स्क्वायर माइनस इनिशियल रेडियस स्क्वायर, बट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ एयर है, तो इट विल मेक 2 फ्री सरफेसेस। क्लियर? सो वर्क डन हमारे पास है 36960 इज इक्वल टू सिग्मा 40 है मल्टीप्लाई बाय 4, पाई मेरे पास है 22/7 आर डैश। मुझे फाइंड आउट करना है इनिशियल रेडियस मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर डैश स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर is equal to 36960 multiplied by 7 divided by 160 multiplied by 44. On calculation we will get 36.75। यहाँ से मेरे पास r डैश की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 36.75 माइनस 3. ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3.5 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू exactly 7 centimeter, and this is our required answer. Next numerical, work done in increasing size of a soap bubble from radius of 3 centimeter to 5 centimeter is nearly equal to। देखो बच्चों, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इंटू डेल्टा ए, वेयर डेल्टा ए रिप्रेजेंट इंक्रीज इन एरिया। सिग्मा हमें गिवन है 0.03 मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया कितना लिखेंगे? ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पर वंस अगेन सोप बबल की बात हो रही है। सोप बबल में मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया कि इसके 2 फ्री सरफेस होते हैं, अंदर और बाहर का। ठीक है, दोनों तरफ ही एयर होगी, तो आपको यहाँ पर वंस अगेन 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 0.06 हो जाएगा। 4 बाई कॉमन आ जाएगा। आर देखो, ये हमने SI में लिया है तो ये भी SI में लिख लेंगे। तो इसे मैं लिखूंगा 5 × 10⁻² होल स्क्वायर माइनस 3 × 10⁻² होल स्क्वायर। सो यहाँ पर मेरे पास बनेगा ये 24 पाई इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 इंटू 25 माइनस 9। तो ये मेरे पास हो गया 16। 24 मल्टीप्लाई बाई 16 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जूल। ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट दिस वैल्यू 1205 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻³ मिली जूल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ वायर फॉर्मिंग अ लूप is dipped into soap solution and taken out so that a film of soap solution is formed. A thread of length 6.28 cm is gently put on the film and film is pricked with a needle inside the loop. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैंने आपको कहा भी था कि आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे करके देख सकते हो। हमने यही कहा था कि एक वायर फ्रेम लिया जिसको सोप सोल्यूशन में डिप किया, डिप करने के बाद बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर एक धागा रखा जिसकी लेंथ मुझे गिवन है। फिर मैंने इसके सेंटर में एक नीडल के थ्रू प्रिक कर दिया, पंचर कर दिया, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया मिनिमम करने का मौका मिल गया सोप फिल्म को, और इसने इस थ्रेड को बाहर की तरफ खींचा ताकि सोप सॉल्यूशन का सरफेस एरिया मिनिमम हो सके, और उस चक्कर में इसने यहाँ पर एरिया मैक्सिमाइज कर दिया। देखो सोप फिल्म अब सिर्फ इस हिस्से में रह जाएगी, ठीक है। तो ये हिस्सा, ये एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये सर्कुलर शेप ले लेगा, तो ये एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। तो मुझे ये पता है 2 पाई r इज इक्वल टू 6.28, तो 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाई r इज इक्वल टू 6.28। यहाँ से मेरे पास रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ गई है। क्लियर? तो यहाँ से मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, पाई r स्क्वायर। r को मैंने पुट किया 1, तो ये मेरे पास हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब
मुझे सरफेस टेंशन क्वेश्चन में गिवन है और मुझे देखना है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड इफ सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज दिस मच। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, दो शब्द यूज किए गए हैं, एक टेंशन और एक सरफेस टेंशन। तो टेंशन को ध्यान से समझते हैं, ये मेरे पास थ्रेड है, ठीक है। इस थ्रेड में अंदर अलोंग द लेंथ एक टेंशन पैदा होगी जो कि हमने पूरी की पूरी मैकेनिक्स में डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो मैं उसी टेंशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उस टेंशन को मैं टी से डिनोट करूँगा। ये टेंशन इस तरह से लगेगी, ठीक है। ये डायग्राम आपको थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी, शायद ये टाइप हम पहली बार कवर कर रहे हैं। यहाँ पर टेंशन ये टी है, ये टेंशन भी टी है। इज दैट क्लियर? अब इस टेंशन टी के दो कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और इस टेंशन के अगर मैं दो कंपोनेंट्स लेता हूं तो एक आएगा इस तरफ, एक आएगा इधर अलोंग द टेंजेंट, दूसरे आएंगे अलोंग द रेडियस। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी थीटा आएगा बेटा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। मैं डायग्राम को थोड़ा यहाँ पर जूम करके बनाता हूँ, शायद आपको पूरा समझ ना आए। डायग्राम बड़ी बनाने के चक्कर में मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह थोड़ी कम हो जाएगी, उसको आप लोग मैनेज कर लेना। क्लियर? तो ये है मेरे पास सिचुएशन। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया। इस एलिमेंट्री पोर्शन में टेंशन इसे इधर को खींचेगी। ये सरफेस टेंशन नहीं है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये सेंटर है। इस एलिमेंट्री पोर्शन ने सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड किया 2 थीटा। क्लियर? अब ये मेरे पास सेंट्रल लाइन है। आपको ध्यान देना है कि अब मैं इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स ले रहा हूँ। मेरी डायग्राम अभी परफेक्ट नहीं बन रही। लेट मी रीड्रॉ दिस लाइक दिस। तो अब मैं इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स ले रहा हूँ। एक तो इस पॉइंट ए के टेंजेंट के अलोंग है, दूसरा परपेंडिकुलर, यानी कि वन इज टेंजेंट एंड सेकेंड वन इज along the radius। तो ये मेरे पास t cos थीटा हो जाएगा। बच्चों ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये भी t cos थीटा होगा और नीचे की तरफ मेरे पास t sin थीटा आएगा और इधर भी t sin थीटा आएगा। सो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो t cos थीटा जो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं अलोंग द टेंजेंट वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि इस थ्रेड के ऊपर एक नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर लगेगी जिसकी वैल्यू को मैं 2t साइन थीटा लिख सकता हूं। बट दिस इज द फोर्स किसके अलोंग है? ऑन द elementary portion and it is acting along the radius, यानी कि towards center। अब एक फोर्स यहाँ पर और लगेगी। ये देखो बेटा, मैं इतने हिस्से को थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ। यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो इसे खींचेगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगी। आई एम जस्ट टेकिंग स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन। ये छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया है। इस एलिमेंट्री पोर्शन के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी। एक फोर्स होगी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जिसे मैं सिग्मा इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, DL, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री पोर्शन DL। दूसरी फोर्स लगेगी टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से 2t साइन थीटा। क्योंकि अब ये थ्रेड खींच के रुक गया है, कोई फर्दर मूवमेंट नहीं है, कोई शेप या साइज में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देनी चाहिए। मीन्स आई कैन से दैट 2t साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा इंटू DL, ठीक है। तो अब क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन है तो थीटा स्मॉल है, तो साइन थीटा को मैं नियरली थीटा लिख सकता हूं। तो मैं इसे लिखूंगा 2t थीटा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DL। मुझे क्वेश्चन में t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं सिग्मा इंटू DL बाय 2 थीटा। अब देखिए बच्चों, DL बाय 2 थीटा क्या है? DL मेरे पास इस एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ है, दिस इज DL, ठीक है। और 2 थीटा इस एलिमेंट्री पोर्शन ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया वो है। अब अगर मैं फॉर्मूला याद करूं, थीटा इज इक्वल टू L बाय R, तो इस बार L की जगह मेरे पास क्या आएगा बच्चों? DL, लेंथ ऑफ
एलिमेंट्री पोर्शन, और थीटा की जगह मेरे पास क्या आएगा 2 थीटा, यानी कि यहाँ से मेरे पास dl/2 थीटा की वैल्यू r बन जाएगी। dl/2 थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, इस t को मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको ये कैलकुलेशन क्लियर होगी। इज दैट ओके? नाउ आई कैन पुट दिस वैल्यू हियर। तो यहाँ पर dl/2 थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, तो t की वैल्यू मेरे पास सिग्मा इंटू r बन जाएगी, वे r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, वो रिंग जो इस थ्रेड ने बना दी है। और यहाँ पर मेरे पास r की वैल्यू कितनी थी 1। वी कैन पुट दिस वैल्यू एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। सिग्मा मुझे कितना गिवन है 0.03 न्यूटन पर मीटर। r 1 सेंटीमीटर है, इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो t की वैल्यू मेरे पास 3 × 10⁻⁴ न्यूटन बन जाएगी। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। आई विल रिकमेंड कि MCQs के लिए आप इस रिजल्ट को याद कर लो। T यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड व्हेन thread is pricked with needle inside the loop. Next topic is excess of pressure या simply excess pressure। तो बच्चों हमारे पास किसी भी लिक्विड का सरफेस 3 तरह की शेप ले सकता है, या कनकेव या कन्वेक्स या प्लेन। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ लिक्विड फिल कर रखा है। अगर मैं इसके टॉप सरफेस के देखूं जिसे हम मनिस्कस कहते हैं, तो वो 3 तरह की शेप ले सकता है, या ये कनकेव, कन्वेक्स या प्लेन हो सकता है। पहला केस, दूसरे केस में लिक्विड का सरफेस यानी कि मनिस्कस कुछ इस तरह की शेप एक्वायर कर सकता है, एंड तीसरा जब सरफेस एकदम फ्लैट होगा। आई विल स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ फ्लैट सरफेस। हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विड हैविंग फ्लैट सरफेस, तो इस सरफेस के दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा। देखो बच्चों, 2 तरह का प्रेशर एक्सर्ट होता है। एक बाहर की तरफ होगा जिसे आउटसाइड प्रेशर कहेंगे, और इस केस में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। दूसरा ये प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जिसे आप प्रेशर इनसाइड भी कह सकते हो, या जिसे आप कह सकते हो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो ये 2 प्रेशर्स की यहाँ पर हम बात करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो सरफेस फ्लैट है तो सरफेस टेंशन विल एक्ट अलोंग द टेंजेंट एंड इट विल एक्ट अलोंग द सरफेस, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी। यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी नेट फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगेगी। इट मीन्स दैट जितना प्रेशर ऊपर है उतना ही नीचे होगा, यानी कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही प्रेशर जस्ट इनसाइड द सरफेस फिल्म होगा। सरफेस फिल्म के जस्ट ऊपर और नीचे सरफेस टेंशन प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। इस केस में PO एंड PI बराबर होंगे, जिसका मतलब कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, जिसका मतलब इस केस में कोई भी एक्सेस प्रेशर नहीं होगा। एक्सेस प्रेशर विल बी 0 इन दिस केस। बट ऑन द अदर हैंड, जब हमारे पास मेनिस्कस कनकेव या कन्वेक्स शेप का हो तो क्या होगा। ये केस आ गया। आप लोग मेनिस्कस को व्यू कर रहे हो बाहर की तरफ से, तो ये आपसे दूर जा रहा है। आप इधर से देख रहे हो तो ये आपसे दूर जा रहा है, तो आपकी तरफ इसकी कनकेव साइड आ जाएगी। अब देखते हैं कि इस केस में प्रेशर किस तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, बाहर की तरफ एयर है, तो बाहर की तरफ जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। P आउटसाइड कह सकता हूँ, दिस विल आल्सो रिप्रेजेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट अगर मैं अंदर की तरफ देखूंगा, P इनसाइड मुझे देखना है कि क्या ये PO से कम है या ज़्यादा है, और इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर इस मेनिस्कस के ऊपर सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करूँगा। मैं मेनिस्कस को अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करके, ताकि हम 3D में विजुलाइज कर सकें। ये मेनिस्कस होगा, नीचे की तरफ इधर हमारे पास लिक्विड रहेगा। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
तो सरफेस टेंशन जो है इट विल एक्ट अलोंग द टेंजेंट। सो दिस इज द सिचुएशन। अगर आप 3D में इसे समझने की कोशिश करते हो तो आपको कुछ इस तरह से सिचुएशन दिखाई देगी। यू विल फाइंड कि जो सरफेस टेंशन है वो इस तरीके से एक्ट कर रही है। इज इट क्लियर? तो सिग्मा इस तरह से एक्ट कर रही है और सिग्मा की वजह से फोर्स भी एक्ट करेगी और वो फोर्स इस बार अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। नेट फोर्स बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। कंसेप्चुअली आप समझ सकते हो। आप लोग यहाँ पर अगर सिग्मा के दो कंपोनेंट्स लो, बेटा देखो एक्चुअली तो टेंशन सरफेस टेंशन के कंपोनेंट्स नहीं लेने चाहिए, बट जैसा कि मैंने कहा था क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स को ही रिप्रेजेंट करती है तो फिजिक्स of surface tension and force will be same। तो I can understand by taking its two components। तो अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिग्मा साइन थीटा हो जाएगा। अब जो सिग्मा कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं इधर भी एक सिग्मा का कंपोनेंट लूंगा ये सिग्मा कॉस थीटा आएगा, इसके परपेंडिकुलर लूंगा तो सिग्मा साइन थीटा आएगा। तो सिग्मा साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स आपस में एड अप हो जाएंगे, जबकि सिग्मा कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को जो बिल्कुल एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जिसका मतलब अब इफेक्टिव फोर्स ऊपर को लगना शुरू हो जाएगी। बट क्योंकि यहाँ पर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड मूव तो नहीं कर रहा, तो इस केस में फिर कुछ प्रेशर डिफरेंस रहता है जिसकी वजह से लिक्विड फर्दर अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाता। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, या आप यूं भी कह सकते हो कि यहाँ पर एक प्रेशर एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। ठीक है, हालांकि प्रेशर वर्ड सही नहीं होगा, बट समझने के लिए आप फीलिंग ले सकते हो कि भैया यहाँ से सरफेस टेंशन इस लिक्विड को ऊपर को खींचने की कोशिश कर रही है एंड दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इज इट ओके? अब एक प्रेशर बाहर की तरफ है, एक प्रेशर अंदर की तरफ है और एक फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से प्रेशर है जो कि आउटवर्ड होगा। तो एक और प्रेशर इस सिग्मा की वजह से बाहर की तरफ होगा, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर उसे ही मैं डेल्टा पी कहूँगा। इज दैट क्लियर? ये प्रेशर डेल्टा पी कितना होगा? देखो बच्चों, अभी तीन प्रेशर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। जो P आउटसाइड है वो नीचे को लगेगा। आपको पता है प्रेशर हमेशा चीज़ों को पुश करता है, तो P आउटसाइड नीचे को लगेगा, P इनसाइड ऊपर को लगेगा एंड P जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ये भी ऊपर को लगेगा। तो अब क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो नेट इफेक्टिव फोर्स शुड बी जीरो, यानी कि प्रेशर्स एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, यानी कि डेल्टा पी प्लस पी आई शुड बी इक्वल टू पी नॉट, यानी कि डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड। यानी कि इस केस में मैं कह सकता हूं कि आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनसाइड प्रेशर, तो बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने ये लिक्विड लिया, लिक्विड के ऊपर यहाँ से मुक्का मारा, मुक्का मारने से ये अंदर को दब गया, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा था, अंदर का प्रेशर कम था। पी आउटसाइड, बाहर से आपने मुक्का मारा, याद रखने का देसी जुगाड़ है। ठीक है, तो आपने इस लिक्विड को दबा दिया, इसके मेनिस्कस की शेप को चेंज कर दिया, तो पी आउटसाइड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पी इनसाइड। इसको हम आगे डेरिवेशन के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, बट आपको यहाँ पर एक कंसेप्चुअल अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे मेनिस्कस की, ठीक है, जैसा कि मर्करी में होता है, दिस इज केस ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर में भी एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। बच्चों, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस थीटा को ही चेंज कर सकते हो, सिग्मा तो चेंज नहीं होगा। या अगर आप थीटा को चेंज भी करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सिग्मा को इस प्रकार से ले जा सकते हो। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल।
इस केस में ये लाइन आपके पास वर्टिकल हो गई है, सिग्मा वर्टिकल हो गया है। बेसिकली इस केस में जो आपका मेनिस्कस है वो अभी हेमिस्फीयर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बाउल की शेप में था, हेमिस्फीयर से थोड़ा कम बनाया था, हेमिस्फीयर यहाँ पे बनेगा, तो मैंने कुछ यहाँ पे बनाया था, इट वाज समथिंग लाइक दिस। इस केस में मैं कह रहा हूँ कि ये हेमिस्फीयर बन गया। अगर ये हेमिस्फीयर बन गया तो सिग्मा ये कि सरफेस टेंशन विल एक्ट अलोंग द टेंजेंट, एंड अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे हेमिस्फीयर में तो टेंजेंट तो भैया वर्टिकल डायरेक्शन में ही बनेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू 2πr हो जाएगी, और ये वैल्यू इस केस में मैक्सिमम होगी, यानी कि इस केस में हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस आएगा। इससे ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं आ सकता। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। हमने प्लेन एंड कनकेव केस कर लिया, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स केस की। तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। कन्वेक्स केस में हमारे पास जो मेनिस्कस है वो अंदर से बाहर की तरफ उभरा होगा। जब आप इसको बाहर से व्यू करोगे तो ये आपकी तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आपको महसूस होगा, और इस केस में जो लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। सो दिस विल बी पोजीशन, इफ आई ड्रॉ सरफेस टेंशन इट विल हैव ए टेंडेंसी टू पुल दिस लिक्विड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में थोड़ा जूम करके बनाऊं तो पिछली डायग्राम की तरह मैं ऐसे ही बनाऊंगा, एंड इफ आई ड्रॉ टेंजेंट एट वेरियस पॉइंट्स ऑन दिस 3 डायमेंशनल diagram I will get something like this. Is that okay? यहाँ से मुझे ये डायग्राम मिलेगी। ये जो लाइंस हैं ये सिग्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि जो नेट जो फोर्स है दैट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो अब यहाँ पर फिर से 2 प्रेशर्स हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। ये P आउटसाइड है, ये अंदर की तरफ P इनसाइड है, और एक फोर्स जो कि सरफेस टेंशन की वजह से लग रही है, तो एक प्रेशर भी यहाँ पे रहेगा जो कि सरफेस टेंशन की वजह से होगा। तो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करूँ तो बाहर का प्रेशर प्लस ये जो एक्सेस प्रेशर है विच इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, इन दोनों का सम अंदर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। ये कि इस केस में डेल्टा P की वैल्यू P इनसाइड माइनस P आउटसाइड होनी चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस केस में अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के मुकाबले में ज़्यादा होगा। आप याद रखने के लिए वही जुगाड़ लगा सकते हो कि आपने इधर से मारा मुक्का तो इधर प्रेशर बढ़ा दिया, तो इसलिए सरफेस जो है वो इस शेप में आ गया। अगर आप अंदर से व्यू करते हो, ठीक है, अगर आप अंदर से व्यू करते हो तो ये आपको कनकेव दिखाई देगा, और अगर आप बाहर से व्यू करते हो तो ये आपको कन्वेक्स दिखाई देगा। तो आप कह सकते हो कि जिस तरफ से आप देखो और आपको कनकेव दिखाई दे उस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। मैं कह सकता हूँ प्रेशर इज़ ऑलवेज मोर ऑन कनकेव साइड, प्रेशर इज़ ऑलवेज मोर या ग्रेटर ऑन कनकेव साइड। इस केस में कनकेव साइड नीचे से लिक्विड के अंदर से देखने में आएगी, जबकि पिछले केस में बाहर से देखने पे हमें कनकेव साइड मिलती थी। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास मरकरी की होती है। मरकरी के केस में मेनिस्कस इस तरह का होता है। जो हमने यहाँ पर पीछे एग्जाम्पल ली थी ये हमारे पास थी एग्जाम्पल वाटर की। ठीक है, वाटर के केस में ये हेमिस्फीयर बनाता है और फ्लैट सरफेस भी हो सकते हैं। उस केस में थीटा की वैल्यू वो हमारे पास इस डायग्राम के हिसाब से 0 डिग्री हो जाएगी, जिसे मैं इरेज कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। हम इसके लिए यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। लिक्विड ड्रॉप, किसी लिक्विड की बूंद, यहाँ पर मैंने एक लीफ के ऊपर एक ओस की बूंद यहाँ पे शो की हुई है, तो इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। आप समझो कि अगर मैं अंदर से देखता हूँ तो ये मुझे कनकेव साइड दिखाई देगी,
या आप समझो कि आपने अंदर से बाहर की तरफ मुक्का मारा तो अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ P इनसाइड इज ग्रेटर देन P आउटसाइड। बट ये प्रेशर डिफरेंस है कितना, सरफेस टेंशन ने कितना प्रेशर डिफरेंस पैदा किया है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो होगा वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। व्हाट डज इट मीन? हम लोग मान के चलते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। इस अंदर वाले प्रेशर ने इस ड्रॉप के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इसका रेडियस r से बढ़ के r प्लस डेल्टा r हो गया है। अब इसका रेडियस r से बढ़ के डेल्टा r हो गया है, यानी कि टोटल रेडियस मेरे पास r प्लस डेल्टा r हो गया। इसका मतलब अब इसका सरफेस एरिया भी बढ़ गया है। सो लेट अस कैलकुलेट इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ दिस ड्रॉप। ये हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास इनिशियल एरिया था 4 पाई आर स्क्वेयर एंड फाइनल एरिया मेरे पास आएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वेयर। तो डिफरेंस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। यहाँ पर 4 पाई कॉमन रखा जा सकता है। मैं साथ के साथ ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2r इंटू डेल्टा आर माइनस आर स्क्वेयर, यहाँ से मेरे पास आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वेयर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर। नाउ लुक एट दिस सेक्शन, दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, ये टर्म बहुत छोटी होगी। डेल्टा आर वैसे ही बहुत छोटा है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों और भी छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड एंड हेंस आई कैन राइट डाउन चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया इन दिस केस विल बी 4 पाई इंटू 2r इंटू डेल्टा आर। अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 8r पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। दिस रिप्रेजेंट इंक्रीज इन एरिया। क्लियर? अब वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया, जैसा कि हम आज के लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा हटा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा देखने में कंफर्टेबल रहे। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दिस विल आल्सो रिप्रेजेंट सरफेस एनर्जी। सो सिग्मा इंटू डेल्टा ए की वैल्यू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कैलकुलेट करूंगा वर्क डन एक और मेथड से यूजिंग कंसेप्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। वर्क डन का फॉर्मूला मैं लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस स्टेप को ध्यान से समझो बच्चों। यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है और ये प्रेशर इस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। हर पॉइंट पे ये फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, या आप यूं कह सकते हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। F भी इसी तरफ रहेगा और जो लिक्विड ड्रॉप है वो एक्सपैंड भी इसी डायरेक्शन में करेगा। तो दिस इज डेल्टा आर। सो F इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। अब ये फोर्स कहाँ से आई? ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से आई। तो मैं इसे लिख सकता हूँ PI माइनस PO, प्रेशर डिफरेंस यानी मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कितना होगा बच्चों हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप क्लियर होगा। ये मेरे पास फोर्स है, फोर्स को मैंने लिखा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, जिस एरिया के ऊपर ये प्रेशर डिफरेंस एक्ट कर रहा है। अब देखो दो तरीकों से वर्क डन हमने कैलकुलेट किया। एक वर्क डन जो कि सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया और दूसरा वर्क डन जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ। तो ये दोनों वर्क डन बराबर होने चाहिए। सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी कैन राइट डाउन। Equating equation number 2 and 3, we can write down PI minus PO multiplied by 4 pi r square into delta r. This is equal to sigma into 8 pi into r into delta r. यहाँ से डेल्टा आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 and 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड
2 सिग्मा बाय आर बचेगा। यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है जिसे हम एक्सेस ऑफ प्रेशर भी कहते हैं, इसकी वैल्यू मेरे पास 2 सिग्मा बाय आर आ जाएगी। एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। हमने ये डेरिवेशन की है फॉर लिक्विड ड्रॉप। क्लियर? और प्रेशर डिफरेंस या एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास क्या है? 2 सिग्मा बाय आर। अगला केस, एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड। अब हम बात करें बच्चों एयर बबल की, तो पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर जो बुलबुले उठ रहे हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस केस में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? तो कंसेप्ट बेटा एग्जैक्टली सेम रहेगा, हमें कुछ नहीं करना। फर्क सिर्फ यहाँ पर एयर बबल और ड्रॉप में क्या है, अंदर की तरफ एयर है और बाहर की तरफ लिक्विड है। पिछले केस में क्या था, अंदर की तरफ लिक्विड था और बाहर की तरफ एयर थी, यही था। यहाँ पर अंदर की तरफ क्या है, लिक्विड, और बाहर की तरफ हमारे पास एयर है। सो अंदर और बाहर के मीडियम्स चेंज हो गए हैं, बट अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ा। आप डेरिवेशन करोगे, रिजल्ट स्टैंड सेम। अंदर की तरफ प्रेशर इस बार फिर से ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर की तरफ। P इनसाइड विल बी ग्रेटर देन P आउटसाइड। इस केस में भी एक ही हमारे पास फ्री सरफेस रहेगा, एक ही इंटरफेस बनेगा, क्योंकि अब लिक्विड इस तरफ है, बाहर की तरफ है, तो वी विल गेट अ सिंगल सरफेस, सिंगल फ्री सरफेस। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में भी एक्सेस ऑफ प्रेशर डेल्टा P की वैल्यू 2 सिग्मा बाय आर ही आएगी, नो चेंज एट ऑल। इसके बाद हमारे पास है एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड बबल। बबल है, यहाँ पर हम बबल की बात करें, इस तरह के बबल्स जो आप लोगों ने बचपन में कई बार फुलाए होंगे, है ना, कई बार बनाए होंगे, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए ये जो आउटर एज है इसको थिक शो किया है। एक्चुअली इधर भी अब एयर होगी, बाहर की तरफ भी एयर होगी, और यहाँ पर ये एक पतली सी लिक्विड की फिल्म बनेगी, यहाँ पर एक पतली सी लिक्विड फिल्म बनेगी। अब अंदर की तरफ प्रेशर इनसाइड PI है, बाहर की तरफ PO है। तो अब इस केस में मेरे पास 2 सरफेस बनेंगे, अंदर भी एयर, बाहर भी एयर। क्लियर? तो इस केस में जब मैं चेंज इन एरिया लिखूंगा तो वो मैं क्या लिखूंगा, 4 पाई r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी आज के लेक्चर में ही बताया है कि जब भी 2 फ्री सरफेस होंगे तो आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने वायर फ्रेम वाले आर्टिकल में भी इसे किया था। तो यहाँ पर अब एक 2 का फैक्टर एडिशनली मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 16 पाई r इंटू डेल्टा r आएगा। पिछली बार ये 8 पाई r डेल्टा r आया था। तो इस केस में जब हम वर्क डन लिखेंगे सिग्मा इंटू डेल्टा ए, तो ये वैल्यू मेरे पास बनेगी 16 पाई r सिग्मा इंटू डेल्टा r, ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये तो हो गया एक तरीका वर्क डन कैलकुलेट करने का, जो कि सरफेस एनर्जी की फॉर्म में है। दूसरा जो वर्क डन प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ, जो फोर्सेस यहाँ पे लग रही थी उन्होंने कितना एक्सपेंड कर दिया बबल को। बबल का रेडियस r से r प्लस डेल्टा r हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा r ही हुआ है। यहाँ पर 2 डेल्टा r नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिल्म तो जो है वो डेल्टा r ही हुई है। तो प्रेशर डिफरेंस P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इनटू एरिया इनटू डेल्टा r लिखेंगे। ठीक है, तो ये एरिया बेसिकली सरफेस एरिया होगा जिसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस लग रहा है। तो प्रेशर डिफरेंस तो इसी सरफेस के ऊपर लग रहा है जो कि 4 पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ पर एरिया में 4 पाई r स्क्वायर पुट कर दूंगा। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि जो हमने सेकंड वे से वर्क डन निकाला है उसकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जो सरफेस टेंशन की वजह से वर्क डन हुआ या सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी, वहाँ पर एक 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसकी वजह से जब मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर पहले के मुकाबले में डबल आएगा। इस बार मेरे पास प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P यानी कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड 2 सिग्मा बाय r की जगह 4 सिग्मा बाय r आएगी।
तो आपको इस बात को मेमोराइज करना है कि अगर हम लिक्विड बबल यूज करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस डबल होगा। ठीक है, लिक्विड बबल मीन्स सोप बबल भी आप कह सकते हो। एयर बबल की बात नहीं हो रही, लिक्विड बबल की बात हो रही है। एयर बबल क्या है, अंदर की तरफ एयर है, बाहर की तरफ लिक्विड है। इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ एयर है और बीच में एक पतली सी थिन लेयर है लिक्विड की, दैट इज नोन एज लिक्विड बबल या सोप बबल। क्लियर बच्चों, आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी होने वाला है, बट मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना ही करना है। फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल। आप लोग यहाँ पर ये पिक देखो, यहाँ पर दो बबल्स आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी मच क्लियर, दो बबल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये है इनका इंटरफेस, यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं और हमारा इस आर्टिकल में पर्पस इस इंटरफेस के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड आउट करना है। सो मैं यहाँ पर दो बबल्स ड्रॉ करूँगा, पहला बबल और ये दूसरा बबल। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है हमें डिस्कस करना है, इस जगह पे क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली अब ये दोनों सरफेसेस नहीं रहेंगे, एक नया सरफेस बनेगा और हमें उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो जो दो बबल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनका रेडियस मैं R1 R2 मान लेता हूँ। बाहर का प्रेशर P आउटसाइड जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, इसे P0 लिख लेते हैं। अंदर का प्रेशर दोनों के लिए अलग अलग होगा, P1 P2, क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए P1 P2 भी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेंगे। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो प्रेशर डिफरेंस है फॉर बबल्स, सोप बबल्स की बात हो रही है, जो प्रेशर डिफरेंस है उसका फॉर्मूला 4 सिग्मा बाय R होता है। तो अगर मैं इस R2 वाले बबल के लिए बात करूं तो मेरे पास P2 माइनस PO की वैल्यू 4 सिग्मा बाय R2 आ जाएगी। सिमिलरली P1 माइनस PO छोटे बबल के लिए 4 सिग्मा बाय R1 आ जाएगा। बच्चों मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ R1 छोटा है एज कंपेयर टू R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? देखो R2 हमारे पास बड़ा है, अगर R2 बड़ा है तो P2 छोटा होगा, यानी कि P1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू P2। सो मैं लिखूँगा 2 माइनस 1, यानी कि P1 माइनस PO माइनस P2 प्लस PO is equal to 4 sigma by R1 minus 4 sigma by R2। यहाँ पर PO कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा P1 माइनस P2 is equal to 4 sigma, कॉमन आ जाएगा 1 by R1 माइनस 1 by R2। क्लियर? अब बच्चों ध्यान से, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस इंटरफेस की। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जस्ट ए मिनट, ये मेरे पास बड़े वाला बबल था, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर ये इंटरफेस अब हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि नया इंटरफेस कैसे बनेगा, नए इंटरफेस की पोजीशन किस तरफ होगी, किस तरफ आएगा कर्वेचर। देखो बच्चों, डायग्राम को ध्यान से समझना है और इस रिजल्ट को ध्यान से देखना है। P1 ज़्यादा है एज कंपेयर टू P2। P1 ज़्यादा है, जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है उस तरफ हमारे पास कनकेव शेप बनती है, तो यहाँ पर हमारे पास कनकेव शेप बनेगी। तो अब ये कनकेव शेप है एंड दिस इज एग्जैक्टली विच इज़ विजिबल हेयर आल्सो। इस तरफ ऐसे कनकेव शेप बनेगी। अगला पॉइंट, ये जो कैलकुलेशन है ये वैल्यू कितनी आएगी, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर R1 को 3, R2 को 4 मान लूँ तो 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 12, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये बन जाएगा 1/12। ठीक है, तो जो नया रेडियस है वो इन दोनों से ही बड़ा होगा, 12 होगा, तभी मैंने इसको काफ़ी फ्लैटन शो किया है। अगर इसको मैं कंप्लीट ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस प्रकार से बबल बनेगा और इस बबल का रेडियस हमारे पास 12 यूनिट्स होगा।
क्लियर? यू कैन सी हियर आल्सो, यहाँ पर डायग्राम में कितना क्लियर है कि ये ऑलमोस्ट फ्लैटन सा हो गया है, जबकि यहाँ पर रेडियस कम है, इधर भी रेडियस कम है। डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर मैं इसको बड़ा करके बनाता हूँ तो ये काफ़ी बड़े रेडियस का एक बबल बनेगा। तो यानी कि आपको क्या याद रखना है कि जो इंटरफेस होगा, यहाँ पर दो बबल्स आपस में मीट करेंगे, वहाँ पर जो बबल का कनकेव साइड है वो छोटे बबल की तरफ आएगा, एंड जो नया ये कर्वेचर बना इसका रेडियस बहुत बड़ा होगा इन दोनों बबल्स जो कि आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों बबल्स से बड़ा होगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। अब देखो, ये जो नया बबल बना जिसका इंटरफेस सिर्फ ये वाला है, इसके एक तरफ प्रेशर P1 है, दूसरी तरफ प्रेशर P2 है। ठीक है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर लिखना हो तो P1 माइनस P2 को मैं 4 सिग्मा बाय R लिख सकता हूँ। क्लियर? तो हालांकि ये बबल कंप्लीट नहीं बना, ये कंप्लीट स्फीयर नहीं है, बट बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी फिजिक्स पे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इफेक्टिव रेडियस R मान लिया, ये 4 सिग्मा कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो गया। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके R की वैल्यू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ। दिस इज रेडियस एट द इंटरफेस ऑफ टू बबल्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, under isothermal condition two soap bubbles of radii A and B coalesces to form a single bubble of radius C। दो बबल्स आपस में कंबाइन करते हैं और ये मिलके एक बड़ा बबल बनाते हैं। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस मींस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी कुछ एयर है, इधर भी कुछ एयर है। ठीक है, पहले रेडियस A एंड B थे, अब ये कंबाइन करके एक नया रेडियस C बन गया है। अंदर की तरफ मान लीजिए एयर के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो जाएंगे, एंड इस दौरान टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसमें एक्चुअली बच्चों दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बाहर की तरफ प्रेशर 0 हो यानी कि ये आपस में कंबाइन करते हैं वैक्यूम में, और दूसरा जब बाहर की तरफ प्रेशर की वैल्यू 0 ना हो यानी कि एयर में कंबाइन करें तो बाहर की तरफ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो हम दोनों केसेस को ही 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करूंगा, बाद में उसकी वैल्यू 0 पुट करके वैक्यूम वाले केस को डिस्कस कर लूंगा। क्लियर? तो अब ये क्लियर है कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन बिगर बबल। ठीक है, और ये है हमारे पास दो छोटे बबल्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर। नंबर ऑफ मोल्स हम आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर P क्या होता है? प्रेशर। ये प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, तो ये P इनसाइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इंटू T हो जाएगा। ठीक है, ये अब ध्यान से समझना, ये पहले बबल का प्रेशर है, पहले बबल का वॉल्यूम है। सिमिलरली दूसरे बबल के लिए प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड इन द सेम वे जो टोटल बड़ा बबल है उसके लिए प्रेशर एंड वॉल्यूम को मैं P एंड V से डिनोट करूंगा। तीनों केसेस में T सेम रखा जाएगा क्योंकि हमने मेंशन किया है आइसोथर्मल कंडीशंस, सो T विल रिमेन सेम, सो RT दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू V। अब प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी? देखो बच्चों, अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर की तरफ प्रेशर और अंदर के प्रेशर का जो आपस का डिफरेंस है वो हमने आज पढ़ा 4 सिग्मा बाय R होता है, क्योंकि बबल्स हैं, 100 बबल्स हैं तो 4 सिग्मा बाय R आएगा। अब अगर मैं ये वैल्यूज इधर पुट कर दूं तो प्रेशर क्या लिखूंगा? यहाँ से देखो बच्चों, P1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 सिग्मा बाय R1 की जगह हमने सिंबल यहाँ पे यूज किया है A प्लस P नोट हो जाएगी। सिमिलरली फॉर P2 एंड P आई कैन राइट डाउन 4 सिग्मा बाय A प्लस P नॉट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई A क्यूब।
प्लस P2 हमारे पास कितना होगा 4 सिग्मा बाई बी प्लस पी नॉट इंटू 4/3 पाई बी क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई सी प्लस पी नॉट इंटू ये हो जाएगा 4/3 पाई सी क्यूब। क्लियर। यहां से अगर आप देखो तो 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या बचेगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिग्मा वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा 4 सिग्मा को कॉमन रख लेते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरी तरफ से सी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। राइट साइड में मैं पी नोट वाली टर्म्स को रख लेता हूँ, ये मेरे पास आएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन क्लियर होगी। यहाँ से बच्चों मैं सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ पी नोट बाई 4 इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन क्लियर होगी। दिस वे इज यूज्ड टू फाइंड आउट सरफेस टेंशन। बट अगर हमें कहा जाए कि भैया ये सब कार्यवाही जो है वो वैक्यूम में की गई है, यानी कि PO की वैल्यू 0 है, अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि PO की वैल्यू 0 है तो मैं इस इक्वेशन में PO को P नॉट को 0 पुट कर दूंगा, यानी कि मेरे पास 4 सिग्मा इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर की वैल्यू 0 आ जाएगी। 4 सिग्मा तो राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से C की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग बेशक इन रिजल्ट्स को याद मत रखिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट इसकी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको मेमोराइज कर लेंगे तो MCQs में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मौके पे भी आप इनको ड्राइव कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट याद है तो। न्यूमेरिकल, what would be the gauge pressure inside an air bubble of 0.2 mm radius? Radius is 0.2 mm situated just below the surface of water. वाटर के सरफेस के जस्ट अंदर की तरफ हमारे पास एक एयर बबल है। हमें उसके लिए गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है। गेज प्रेशर हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि अब ये एयर बबल जस्ट सरफेस के अंदर है तो बाहर की तरफ प्रेशर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मान सकता हूँ। तो मेरे पास अंदर की तरफ प्रेशर है PI, तो PI माइनस PO मुझे पता है दिस इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई R। एंड इस केस में जो अंदर का प्रेशर है PI है, बाहर का PO है, तो गेज प्रेशर बेसिकली मेरे पास एक्सेस प्रेशर ही होगा, यानी कि मैं गेज प्रेशर को 2 सिग्मा बाई R लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में मुझे सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.07 एंड रेडियस की वैल्यू 0.2 mm गिवन है। mm को यहाँ पर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा, यहाँ पर 0.1 बचेगा तो 0.77 इंटू 10⁻² बन जाएगा पास्कल, यानी कि 700 पास्कल शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप ऑफ मर्करी। मर्करी ड्रॉप की बात हो रही है बच्चों, तो अंदर की तरफ मर्करी है और बाहर की तरफ एयर है। यहाँ पर एयर है और अंदर की तरफ मर्करी यानी कि लिक्विड है। इस केस में एक्सेस ऑफ प्रेशर का फार्मूला 2 सिग्मा बाय R आएगा। ठीक है, अगर बबल होता तो 4 सिग्मा बाय, सो बबल होता तो 4 सिग्मा बाय R। व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर, what is the pressure inside a drop of mercury of radius 3 mm? Radius is 3 mm at room temperature. Surface tension of the mercury at that temperature is
surface tension at that temperature is 4.65 into 10⁻⁻1 Newton per meter. Atmospheric pressure is also given to us. P एटमॉस्फेयर यानी कि P नॉट बाहर का प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा P का फॉर्मूला हमारे पास होगा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। ये मेरे पास वैल्यू होगी 2 सिग्मा बाय R, दिस इज इक्वल टू P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। सो यहाँ से मेरे पास P इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा बाय R प्लस P आउटसाइड। This is equal to 2 into sigma 4.65 into 10⁻⁻1 divided by R, रेडियस है 3 mm। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, प्लस P outside 1.01 into 10⁵. On calculation we will get this is 310 plus 101 and followed by 3 zeros। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 10130 हो जाएगा। दिस इज इन पास्कल, यानी कि आप इसे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हो। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। What is the excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 5 mm? सोप बबल, ठीक है, बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन, एक्सेस प्रेशर निकालना है, 5 mm का रेडियस है। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास था 4 सिग्मा बाय R। हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। वी कैन पुट दिस वैल्यू टू कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर 2.5 इंटू 10⁻⁻2 सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 5 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये मेरे पास बन जाएगा 10/5 इंटू 10⁻⁻1। सो डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस हमारे पास 20 पास्कल आ जाएगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन वर फॉर्म्ड एट ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इनसाइड ए कंटेनर। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक एयर बबल बनता है जो कि वाटर सरफेस के लेवल से 40 सेंटीमीटर गहराई पर है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इनसाइड ए कंटेनर, नहीं वाटर नहीं है, यहाँ पर सोप सॉल्यूशन है। सो दिस इज सोप सॉल्यूशन जिसकी रिलेटिव डेंसिटी हमें 1.2 गिवन है और हमें बताना है कि इस केस में प्रेशर इनसाइड बबल क्या होगा। तो इस बार हम लोग बात करें एयर बबल की। एयर बबल के लिए प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला 2 सिग्मा बाय R होता है। तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R। तो P इनसाइड अंदर की तरफ प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है एंड दिस इज इक्वल टू P आउटसाइड प्लस 2 सिग्मा बाय R। अब आउटसाइड प्रेशर कितना होगा बच्चों, ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρGH। पूरा प्रेशर हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमें पता है लिक्विड में जितना गहराई में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता चला जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें क्वेश्चन में 1.01 इंटू 10⁵ गिवन है। डेंसिटी यहाँ पर 1.2 मुझे रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। आप लोगों को याद होगा रिलेटिव डेंसिटी को अगर डेंसिटी में SI में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई बाय G विच इज 10। हाइट 40 सेंटीमीटर है तो उसे मैं 4/10 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, और मुझे साथ में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2 इंटू सिग्मा बाय R। सिग्मा मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय R। रेडियस क्वेश्चन में कहा गया था सेम रेडियस यानी कि 5 mm। यहाँ से मैं कैलकुलेशन करके PI की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। ये वैल्यू मेरे पास ऐसा ही रहेगी, बाकी ये वैल्यू थोड़ी छोटी होंगी, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 4800 हो गया और प्लस यहाँ पर ये मेरे पास कट के 10 बच जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अभी भी बच्चों थोड़े से टॉपिक्स, थोड़े से न्यूमेरिकल्स एक्सेस प्रेशर के साथ लिंक पड़े हुए हैं, बट लेक्चर पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है तो मैं लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करूंगा और बाकी की पेंडिंग डिस्कशन जब यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी अगले लेक्चर्स में हम लोग कर लेंगे। नमस्कार।